हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 29। तो बेटे ये चौथे यूनिट का 29वां वीडियो है और इससे पहले 28 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 4 के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा टॉपिक है। इसके हर एक पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट अपने आप में एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो, आज का हमारा टारगेट है संकरण के नियम या रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हमें संकरण के नियम या रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। देखो, इसमें कुल मिलाकर कितने नियम हैं? 10 नियम हैं और ये 10 के 10 नियम अपने आप में 10 क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। कभी भी पूरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप संकरण के नियमों को बता दो कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, बहुत कम चांस है इस क्वेश्चन के आने के लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में, पर इसका हर एक पॉइंट अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनके सभी पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला नियम है संकरण सदैव बाहरी कक्षा के कक्षकों के बीच होता है। देखो, संकरण जब भी होता है बाहरी कक्षा के कक्षकों के बीच होता है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं CH4 का, CH4, और CH4 में हम बात करते हैं कार्बन की। तो आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। अब 6 इलेक्ट्रॉन का जब आप आबाहु नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो 1s2 2s2 2p2 यही तो बनता है भाई। 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 और 2 6। अब देखो, ये है पहली कक्षा और ये है दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा ही बाहरी कक्षा है। यदि दूसरी कक्षा के S उपकोष को देखते हो तो S उपकोष में होता है एक कक्षक, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बना दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन। और यदि आप P उपकोष की बात करते हो तो P उपकोष में होते हैं कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 1 2। तो ध्यान रखना है आपको। हमें पहला नियम बताता है कि संकरण की क्रिया जब भी होगी तो उसमें बाहरी कक्षा के कक्षक ही प्रयोग होंगे। तो देखो, पहली कक्षा का कोई भी कक्षक संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेगा। बाहरी कक्षा कौन सी है? दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा के कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और यह भी जरूरी नहीं होता है कि सारे कक्षक ही संकरण की क्रिया में भाग लें। मतलब बाहरी कक्षा में जितने भी कक्षक हैं सभी कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लें, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। यह भी अपने आप में एक नियम है, इसे भी हम पढ़ेंगे। तो पहला नियम तो आपकी समझ में आया ना कि संकरण सदैव बाहरी कक्षा के कक्षकों के बीच होता है। देखो, यहाँ एक बात, एक शब्द आया है कक्षक। कक्षक के बारे में आपको पता होना चाहिए, वैसे तो मैंने आपको पहले से सिखा रखा है। यदि हम कक्षक की बात करें तो परमाणु में जो नाभिक होता है ना, नाभिक, परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ होती हैं कक्षाएं। क्या होती हैं? कक्षा, जिन्हें आप कहते हो कक्षा कह दो या कोश कह दो या शैल कह दो या ऊर्जा स्तर कह दो। कक्षा के अंदर होते हैं उपकोष। कक्षा के अंदर क्या होते हैं? उपकोष, जिन्हें सब शैल कहते हैं, और उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक। कक्षक को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि संकरण की क्रिया में ये कक्षक हिस्सा लेते हैं। कौन हिस्सा लेते हैं? कक्षक।
तो पहला नियम तो हमारी समझ में आया कि संकरण सदैव बाहरी कक्षा के कक्षकों के बीच होता है। ठीक है, सेकंड लास्ट कक्षा या थर्ड लास्ट कक्षा संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेती है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। संकरण का इलेक्ट्रॉनों से कोई संबंध नहीं होता है। देखो, संकरण का इलेक्ट्रॉनों से कोई संबंध नहीं होता है, इसका मतलब तो समझते हो आप कि संकरण का इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है संकरण का। संकरण होगा कक्षकों के बीच। इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में हैं या नहीं है, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इन सारी बातों से संकरण का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसलिए दूसरा नियम हमें पता चला कि संकरण का इलेक्ट्रॉन से कोई संबंध नहीं होता है। संकरण का संबंध किससे होता है? कक्षकों से होता है, सिर्फ कक्षकों से। ठीक है, चाहे कोई कक्षक खाली है यानी रिक्त कक्षक है, चाहे किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे किसी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले सकता है। इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं या नहीं है, या जोड़ों में है या अयुग्मित हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है संकरण का। अब आते हैं तीसरे नियम पर। संकरण में कक्षकों की संख्या नहीं बदलती है। देखो, संकरण की क्रिया में कक्षकों की संख्या कभी नहीं बदलती है। यह बात आपको पहले भी समझाई थी। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है CH4 का। CH4 में क्या होता है? CH4 में यहाँ इसे आप कह सकते हो ग्राउंड स्टेट। क्या कह सकते हो? ग्राउंड स्टेट, तटस्थ अवस्था। जब संकरण होता है CH4 में तो कार्बन के ये जो 4 कक्षक हैं, ये 4 कक्षक, ये चारों कक्षक हिस्सा लेते हैं। यानी संकरण के बाद जो आपकी संकरित कक्षक होंगे, संकरित कक्ष को आप कह सकते हो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो यदि मैं संकरण के बाद बात करूं तो संकरण के बाद इन कक्षकों को आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, और ये चारों मैंने एक साथ बना दिए। आप इन्हें अलग अलग बनाओ, इसे एक अकेला बना दो, 3 यहां बना दो, जब भी वही बात है। पर यदि आप संकरित कक्षकों को दिखाते हो तो संकरित कक्षकों को आप एक साथ बना सकते हो। ये संकरित कक्षक हैं चारों, और इनमें अब एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 1। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या हुआ? ये चारों कक्षक आपस में मिले और इनमें ऊर्जा का वितरण अब हुआ। ठीक है, और ऊर्जा का वितरण होने से क्या हुआ कि हर एक कक्षक के पास ऊर्जा का मान समान है। पहले तो इनकी ऊर्जा थी लगभग समान। ये 4 कक्षक थे, 1 2 3 4। पहले तो इनकी ऊर्जा लगभग समान थी, अब इनकी ऊर्जा पूर्ण रूप से समान है। ठीक है, तो यहाँ जो तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा है, संकरण में कक्षकों की संख्या नहीं बदलती है। तो पहले कितनी संख्या थी इनकी? 4 थी, और अब भी कितनी संख्या है? 4। जैसे कि हमने एक उदाहरण पढ़ा था, वो शाही की दवात वाला। शाही की दवात हमने कितनी ली थी? 4 ली थी। और जो नई शाही की दवात हमने तैयार की थी, वह कितनी की थी? 4 की थी। इसका मतलब यह है कि संकरण की क्रिया में कक्षकों की संख्या तो कभी भी नहीं बदलती है। जितने कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, हमें नए कक्षक अर्थात संकरित कक्षक भी उतने ही प्राप्त होते हैं। अब अगली बात करते हैं, चलो नंबर 4। संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति समान होती है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो संकरित कक्षकों की ऊर्जा होती है ना, सारे कक्षकों की ऊर्जा बिल्कुल बराबर होगी और आकृति भी एक जैसी होगी। जैसे इस समय तो आप इस कक्षक को कहते थे 2s कक्षक, और इन्हें तीनों को कहा था आपने 2p कक्षक, जैसे 2px 2py 2pz। पर जब इनके बीच संकरण हो जाता है ना, तो इन सारे कक्षकों को एक ही नाम से आप पुकारोगे। जैसे ये कक्षक है ना, इस कक्षक को भी आप देखो, संकरण की क्रिया में एक तो s कक्षक ने भाग लिया है और 3 लिया है p कक्षकों ने भाग। तो हम कहेंगे कि यहाँ संकरण हुआ है sp3 संकरण। तो इन तीनों कक्षकों को आप sp3 संकरित कक्षक कह सकते हो। क्या कह सकते हो? sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, sp3 संकरित कक्षक मतलब ये जो पहला है ना, ये भी sp3 संकरित कक्षक है, ये भी sp3 संकरित कक्षक है, ये भी sp3 संकरित कक्षक है, और ये भी sp3 संकरित कक्षक है। मतलब कहने की बात यह है
इस कक्षक को जरा नीचे लिख दूं, कभी कैमरे में ना आ रहा हो, नीचे लिख दूं इसे, sp3 संकरित कक्षक। मतलब चौथा नियम हमें क्या बताता है? चौथा नियम हमें बताता है कि संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति समान होती है। भाई संकरण से पहले इनकी ऊर्जा समान नहीं थी, कक्षकों की लगभग समान थी, पर संकरण के बाद जो हमें संकरित कक्षक प्राप्त हुए हैं वे सभी के सभी क्या हैं? sp3 संकरित कक्षक हैं। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। आप इसे अब ऐसा नहीं कहोगे कि ये s कक्षक है और ये तीनों p कक्षक हैं। अब आप इन्हें कहोगे ये चारों के चारों sp3 संकरित कक्षक हैं और इनकी चारों की ऊर्जा बिल्कुल एक जैसी होगी और इनकी आकृति भी एक जैसी होगी। जब ही तो CH4 में कार्बन द्वारा बनाए गए चारों बॉन्ड बराबर लंबाई के होते हैं, और यदि आप संयोजकता आबंध सिद्धांत से चलते ना तो चारों बॉन्ड अलग अलग लंबाई के होते। जब CH4 का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो CH4 के स्ट्रक्चर में कार्बन के इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी, और ये चारों बॉन्ड जो हैं वो बराबर लंबाई के हैं और बराबर मजबूती के हैं। ऐसा इसलिए तो हुआ है क्योंकि एक S और 3p कक्षकों ने जब आपस में मिलकर संकरण करा है तो संकरण की क्रिया से जो नए कक्षक प्राप्त हुए हैं जिन्हें आप कहते हो संकरित कक्षक, उन संकरित कक्षकों की ऊर्जा भी एक जैसी है, आकृति भी एक जैसी है, मजबूती भी एक जैसी है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ है, इसलिए ये जो संकरित कक्षक हैं चारों, ये जो चार बॉन्ड बनाएंगे चारों बॉन्ड का लेंथ बिल्कुल इक्वल होगा। बॉन्ड का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बराबर होगी। अब आते हैं नंबर 5 पर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक सदैव संकरित होकर सिग्मा बंध ही बनाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये अपने आप में क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है एग्जाम में। मान लो आपके पास कोई ऐसा कक्षक है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे इनमें तो सब में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहा है और संकरित कक्षक में बदल गया है तो पक्की बात है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। देखो सिद्ध करूं इस बात को, ध्यान से समझना। देखो ये सारे जो कक्षक थे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं तो ये चारों क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। देखो कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं और आपको पता है सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही बॉन्ड होता है, पता है ना आपको। मतलब कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इसमें ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी कहीं सिंगल बॉन्ड आपको नजर आता है ना, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी, ये भी, ये भी, जहां भी कहीं आपको सिंगल बॉन्ड नजर आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। और यदि कहीं आपको डबल बॉन्ड नजर आता है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ठीक है, और इसी तरीके से यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 होते हैं पाई बॉन्ड। पता है ना इस बात का, ये चीजें आपको सिखा रखी हैं। और एक बात का और ध्यान रखना कि जहां कहीं डबल बॉन्ड बनेगा ना तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, ये बात तो पक्की है, पर दोनों बॉन्ड एक साथ नहीं बनेंगे। जो बॉन्ड पहले बनेगा ना वो सिग्मा बॉन्ड होगा और जो बॉन्ड बाद में बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड में देखते हो आप तो ट्रिपल बॉन्ड में जो बॉन्ड सबसे पहले बनता है वो तो सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी 2 बॉन्ड बनते हैं एक साथ और ये दोनों होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, चलो खैर अगला नियम देखते हैं। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक सदैव संकरित होकर सिग्मा बंध ही बनाता है। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं, संकरण हुआ था और इन्होंने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए हैं और सिंगल बॉन्ड सारे क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 पर। संकरित कक्षक दिशात्मक होते हैं। भाई जो संकरित कक्षक होते हैं ना वे दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक का मतलब वे एक निश्चित दिशा में अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। इसलिए संकरित कक्षकों से अर्थात इनसे बने अणुओं की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। भाई इस चीज को तो दिमाग में आप घुसा लो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। किस चीज को? कि जहां आपको एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नजर आती है ना कक्षकों की,
तो वहां आपको समझ जाना चाहिए कि उन कक्षकों ने जिस भी अणु का निर्माण किया होगा उस अणु की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी यदि संकरित कक्षक उसका निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि संकरित कक्षक जो है वे अपने आप में दिशात्मक गुण रखते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल, उनके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। दिशात्मक शब्द को ध्यान रखो, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आपको। आयनिक बंध तो होता है अदिशात्मक, और सह संयोजक बंध एवं उप सह संयोजक बंध ये दोनों पढ़ाए थे। इनके बारे में बताया था कि ये दोनों बंध होते हैं दिशात्मक, इसलिए सह संयोजक बंध जिन यौगिकों में बनता है ना, उनके बंध दिशात्मक होने के कारण ही सह संयोजक यौगिकों की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। और ऐसा ही होता है उप सह संयोजक यौगिकों के साथ, क्योंकि उप सह संयोजक बंध भी दिशात्मक होता है, एक निश्चित दिशा में बनता है। इसलिए उप सह संयोजक बंध जिन यौगिकों में बनता है उन यौगिकों की भी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इस चीज को समझो बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 6 हमने क्या पढ़ा, हमने 6 नियम पढ़ा कि संकरित कक्षक दिशात्मक होते हैं, यानी एक निश्चित दिशा में ही ये अपने आप को रखेंगे, इनकी दिशा फिक्स है, ऐसा नहीं होने का कि ये दिशा बदलेंगे बार बार अपनी। तो दिशात्मक होते हैं, अतः इनसे बने अणुओं की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। जो भी अणु इनसे बनेंगे उनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी। कैसे होगी हमारे कोर्स में है, हम पढ़ेंगे उसे। कल के वीडियो लेक्चर में मैं इसी बात को समझाऊंगा आपको कि संकरण कितने प्रकार के होते हैं और संकरण से हमें आकृति का कैसे पता चलता है। ठीक है, आपको पता है ना, पोलिंग व स्लेटर ने संकरण बताया ही इसलिए था। किस लिए बताया था? इसलिए बताया था जिससे बहुपरमाणुक अणुओं की ज्यामितीय आकृति का हमें पता चल जाए कि इस अणु की आकृति कैसी होगी और इस अणु की आकृति कैसी होगी। इसीलिए तो बताया था पोलिंग व स्लेटर ने संकरण के बारे में, और ये बात तो हमें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो खैर अगली बात करते हैं। अब आते हैं नियम नंबर 7 पर। 7वां नियम, संकरित कक्षक स्थायी होने के लिए एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो संकरित कक्षक हैं वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको कि संकरित कक्षक स्थायी होने के लिए एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर क्यों रहते हैं। देखो मान लो हमारे पास कोई एक परमाणु है और इस परमाणु ने एक बॉन्ड तो यहाँ बनाया है दूसरे परमाणु के साथ, एक बॉन्ड यहाँ बनाया है और एक बॉन्ड यहाँ बनाया है। तो ये बॉन्ड इस बॉन्ड से अधिकतम दूरी पर है और ये दोनों भी आपस में अधिकतम दूरी पर हैं और ये दोनों भी आपस में अधिकतम दूरी पर हैं। ये क्यों है अधिकतम दूरी पर? ये दोनों बॉन्ड पास पास क्यों नहीं आए, या ये वाले बॉन्ड या ये वाले बॉन्ड पास पास क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि ये बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ भी इस परमाणु का एक कक्षक होगा, एक कक्षक यहाँ और एक कक्षक यहाँ। इस परमाणु के 3 कक्षकों ने संकरण की क्रिया में भाग लिया है और उन कक्षकों में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, या यूं कह दो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ऋणावेशित हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं। तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या नहीं करेंगे, यूं बताओ? ये भी एक दूसरे को धक्का देंगे, और जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो यदि ये दोनों बॉन्ड नजदीक आए, ऐसे आए, तो ये प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, और प्रतिकर्षण जितना ज्यादा बढ़ेगा स्थायित्व घटेगा, स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो स्टेबिलिटी को अच्छा करने के लिए, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ये जो कक्षक होते हैं संकरित कक्षक, ये अपने आप को अधिकतम दूरी पर रखते हैं, या यूं कह दो कि बॉन्ड जो हैं वो अधिकतम दूरी पर होते हैं जिससे स्थायित्व प्राप्त हो सके। देखो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा, और ये भी 120 डिग्री का होगा और ये भी 120 डिग्री का होगा, क्योंकि पूरा जो कोण होता है ना, संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360, और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 360 डिग्री का होगा। 3 बराबर हिस्सों में हमने तोड़ दिया। इन 3 बॉन्ड को यदि एक प्लेन में रखा जाए, एक समतल में रखा जाए, तो एक समतल में सबसे अधिक अच्छी व्यवस्था यही बन पाएगी कि बीच की दूरी अधिकतम तभी होगी 2 बॉन्ड्स की या 2 कक्षकों की, जब उनके बीच का कोण कितने डिग्री हो? 120 डिग्री हो।
अब आते हैं अगले नियम पर, नियम नंबर 8। 8वां नियम है बाहरी कक्षा के सभी कक्षकों का संकरित होना आवश्यक नहीं होता है। भाई ये जरूरी नहीं है कि बाहरी कक्षा के सभी कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लें। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा मान लो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, तो इसका मतलब इस कार्बन के दो ही कक्षकों ने संकरण की क्रिया में भाग लिया है, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं और दो कक्षकों ने यदि संकरण की क्रिया में भाग लिया है तो उसमें से एक तो S कक्षक होगा, एक तो P कक्षक होगा। तो यहाँ कार्बन का संकरण क्या है, sp संकरण है, यानी एक S कक्षक और एक P कक्षक। पर यदि आप कार्बन को देखते हो, क्या कार्बन की बाहरी कक्षा में केवल दो ही कक्षक होते हैं? नहीं, बाहरी कक्षा में एक तो S कक्षक होता है और 3 P कक्षक होते हैं। तो क्या चारों कक्षकों ने भाग लिया है? भाई CH4 में तो 4 सिग्मा बॉन्ड थे, 4 सिग्मा बॉन्ड थे, इसका मतलब चारों कक्षकों ने भाग लिया था, वहां संकरण की क्रिया में ऐसे कक्षक बने थे। और यहाँ सिग्मा बॉन्ड प्रत्येक कार्बन परमाणु द्वारा दो ही बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब दो ही कक्षकों ने भाग लिया है। इससे हमें एक बात पता चली है कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा के सभी कक्षक हमेशा संकरण की क्रिया में भाग लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जितनों की आवश्यकता होगी उतने कक्षक ही संकरण की क्रिया में भाग लेंगे। अब आते हैं नियम नंबर 9 पर, संकरित कक्षकों की प्रबलता। देखो ध्यान रखना आपको, संकरित कक्षकों की प्रबलता इस तरीके से ध्यान रखो कि संकरण की क्रिया में जितने कम कक्षक भाग लेते हैं वो संकरित कक्षक उतने ही ज्यादा प्रबल होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। देखो sp संकरित कक्षक सबसे ज्यादा प्रबल होंगे, sp2 उससे कमजोर, sp3 उससे कमजोर, sp3d उससे कमजोर, sp3d2 सबसे ही कमजोर। इसमें कितने कक्षक हैं? 2, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 हैं। किसी भी संकरण की क्रिया में जितने कम संकरित कक्षक होंगे, कम से कम 2 तो होंगे ही, एक कक्षक तो कभी भी संकरण नहीं कर सकता है, क्योंकि कल भी मैंने आपको समझाया था कि संकरण के लिए कम से कम 2 कक्षकों की आवश्यकता है, वे आपस में मिलें और 2 नए कक्षक बनाएं जिनकी ऊर्जा पूर्ण रूप से समान हो। तो यदि किसी संकरण में 2 कक्षक हैं, यानी संकरित कक्षक 2 हैं, तो वे जो भी बॉन्ड बनाएंगे वो बहुत मजबूत होगा। देखो चलो इस चीज का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करते हो और यदि आप बात करते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, और फिर आप बात करते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की, इन तीनों की बात करेंगे। चलो यहाँ कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 2। देखो ये H जो इसके बराबर में लिखा है ना, वो ऐसे ही तो जुड़ा होगा इससे। तो इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ बनाया और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब 2 कक्षकों ने संकरण की क्रिया में भाग लिया है। यहाँ संकरण है sp। और यहाँ बताओ, यहाँ 2 हाइड्रोजन जो आपने ऐसे दिखाए हैं, वे हाइड्रोजन वास्तविकता में होते कैसे हैं? एक तो ऐसे जुड़ा होता है और एक तो ऐसे। तो इस कार्बन को देखो, एक तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और यहाँ भी एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है ना, पता है ना सबको। तो 3 सिग्मा बनाए हैं, तो 3 कक्षकों ने भाग लिया है संकरण की क्रिया में, और 3 कक्षकों ने भाग लिया है, तो संकरण कौन सा होगा? sp2। देखो एक S का 2 P के। और यहाँ देखो, यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन को आप ऐसे दिखा सकते हो, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, 1 2 3, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आते हैं। तो 4 कक्षकों ने संकरण में भाग लिया है और इस संकरण को आप कहोगे sp3 संकरण। अब मुझे बताओ, ये ट्रिपल बॉन्ड बना, sp संकरण से ट्रिपल बॉन्ड, sp2 से डबल बॉन्ड और sp3 से सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इन तीनों में सबसे मजबूत कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड ही तो होगा सबसे मजबूत। कल भी पढ़ाया था मैंने, क्योंकि एकता में शक्ति है, यहाँ 3-3 बॉन्ड इकट्ठे हैं। तो sp संकरण से जो बॉन्ड बना वो सबसे मजबूत है, इसलिए यहाँ लिखी है संकरित कक्षकों की प्रबलता। sp संकरित कक्षकों की प्रबलता सबसे ज्यादा है, जैसे कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना है, सबसे ज्यादा मजबूत है। sp2 संकरित कक्षकों की प्रबलता कम है और sp3 की उससे भी कम, sp3d की उससे भी कम। मतलब कुल मिला के बात यह है कि संकरित कक्षकों की संख्या जितनी कम होगी उनकी प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गनेस उतनी ही ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी।
अब हम बात करेंगे इसी में ही एक और बात है, क्या है, संकरित कक्षकों का दिशात्मक गुण। दिशात्मक गुण इसका जस्ट अपोजिट होता है, बस ध्यान रखना, इसका जस्ट अपोजिट मतलब दिशात्मक गुण सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसमें सबसे ज्यादा कक्षकों ने भाग लिया हो संकरण में। जैसे इससे भी ज्यादा होगा sp3d2 संकरित कक्षकों का, ठीक है। यानी उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर या बढ़िया संरचना आपको देखने को मिलेगी जितने ज्यादा कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेंगे। अगले नंबर पे आ जाओ, 10वें नंबर पे। 10वां नंबर है, एक प्रकार के संकरण से प्राप्त सभी संकरित कक्षकों की त्रिविम विन्यास समान होते हैं। देखो ये 4 कक्षक हैं, चारों कक्षक एक ही प्रकार से संकरित हैं। ये वाला कक्षक भी sp संकरित कक्षक है, ये वाला भी sp3 संकरित कक्षक है, ये वाला भी sp3 संकरित कक्षक है, ये भी। तो एक प्रकार के संकरण से जितने भी कक्षक आपको प्राप्त होंगे सबकी ज्यामितीय आकृति एक जैसी होगी या त्रिविम विन्यास एक जैसे होंगे। ये चारों जो है चतुष्फलकीय विन्यास रखेंगे, ठीक है। इनकी त्रिविम में विन्यास होगा टेट्राहाइड्रल या चतुष्फलकीय। कैसा होता है चतुष्फलकीय हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहां हमारे पास 10 नियम है, मैं फास्टली इन्हें रिपीट करता हूं। देखो कौन कौन से नियम हमने पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा है संकरण सदैव बाहरी कक्षा के कक्षकों के बीच होता है, ध्यान रखोगे, बाहरी कक्षा के कक्षकों के बीच ही होता है संकरण। नंबर 2, संकरण का इलेक्ट्रॉन से कोई संबंध नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है संकरण का। नंबर 3, संकरण में कक्षकों की संख्या नहीं बदलती है, कक्षकों की संख्या नहीं बदलेगी, जितने कक्षकों ने संकरण की क्रिया में भाग लिया है उतने कक्षक ही हमें प्राप्त होंगे जिन्हें आप कहोगे संकरित कक्षक। नंबर 4, संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति समान होती है, ठीक है। नंबर 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक सदैव संकरित होकर सिग्मा बंध ही बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। नंबर 6, संकरित कक्षक दिशात्मक होते हैं, अतः इनसे बने अणुओं की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। नंबर 7, संकरित कक्षक स्थायी होने के लिए एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण लगता है उनके बीच। नंबर 8, बाहरी कक्षा के सभी कक्षकों का संकरित होना आवश्यक नहीं होता है, जरूरी नहीं कि सारे ही कक्षक संकरित हों बाहरी कक्षा के। और संकरित कक्षकों की प्रबलता का क्रम याद रखना आपको, sp, sp2, sp3 सबसे प्रबल ये है और सबसे कमजोर ये है। संकरित कक्षकों का दिशात्मक गुण ध्यान रखना है, सबसे कम दिशात्मक गुण इसमें है और सबसे ज्यादा दिशात्मक गुण इसमें है। 10वां नियम, एक प्रकार के संकरण से प्राप्त सभी संकरित कक्षकों की त्रिविम विन्यास कैसे होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि संकरण के नियम कौन कौन से हैं। बस हैंड रिटन नोट्स हमेशा अपने बनाया करो और मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करा करो, बस इन बातों का ध्यान रखो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।